हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नेक्स्ट यूनिट जिस पे काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एंजियोस्पर्म स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एंजियोस्पर्म में मॉर्फोलॉजी करा दीजिए, एनाटॉमी करा दीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट के से। इस यूनिट का नाम है एंजियोस्पर्मिक मॉर्फोलॉजी और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनका लीफ किस तरीके से होता है, उनका रूट किस तरीके से होता है, उनका जो सूट सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फ्लावर कैसा होता है, सारी जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। मतलब बेसिकली एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसा दिखता है, कितने प्रकार से दिखता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो हमारे पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग कितने भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें पहले हम लोग रूट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रूट सिस्टम में बात करने के बाद हम लोग स्टेम सिस्टम, मतलब जिसे हम लोग सूट सिस्टम कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से एक एक करते हुए सूट सिस्टम में हम लोग लीफ डिस्कस करेंगे, फ्रूट डिस्कस करेंगे, सीड डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करते हुए यूनिट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टर्म मॉर्फोलॉजी या विद द यूनिट ऑफ द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है? मॉर्फोलॉजी जो है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जहां पे हम किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी लिविंग बीइंग्स के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं एक बार आपको बस बता देती हूँ क्या है। किसी और स्लाइड पे चल के देखते हैं, वी हैव एनी ब्लैंक स्लाइड और नॉट। देखिए, अगर मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिखेंगे कि मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये कलर आपको आई थिंक विजिबल नहीं होगा। मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we will study about external structure of living being, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, आज से मैंने सोचा है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है लिख के बताऊंगी। स्टार्टिंग में आपको राइटिंग से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई ट्राई टू माई सेल्फ टू इम्प्रूव कि अच्छे से मैं आपको अच्छी तरीके से लिख के बताऊं। पर्सनली मुझे कुछ बच्चों ने ऐसा सजेस्ट किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने जो ऑफलाइन भी कनेक्टेड है उन्होंने सजेस्ट किया है कि मैम जब आप ऐसा लिख के पढ़ाती हो तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो आज से हम ट्राई करेंगे कि हम पीपीटी के साथ, ऐसा नहीं है कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ लिख के चीज़ें बताएंगे, उसके साथ हम आपको लिख के या ड्रॉ करके भी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कराएंगे। ठीक है, तो ये है मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी यहाँ पे पढ़ी जा रही है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। किसकी? एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं हम उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या है? आप सबको पता है कि जब हमने प्लांट स्टार्ट किया था, प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था, तो हमने एल्गी से स्टार्ट किया था, एल्गी, ब्रायो, टेरडो, जिम्नो तक हमने कर लिया है। अब हमको एंजियोस्पर्म के लिए हर चीज़ के लिए, जैसे अभी तक जिम्नो की एक ही यूनिट में उसकी हमने एनाटॉमी भी देख ली थी, उसकी हमने फिजियोलॉजी भी देख ली थी, उसकी हमने जो है कि
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी उसी यूनिट में देखी थी, उसके रिप्रोडक्शन भी उसी यूनिट में देखे थे। अब हमें क्या है कि हमें उसकी एनाटॉमी के लिए एक स्पेसिफिक अलग क्लास है, एक अलग यूनिट है, उसकी मॉर्फोलॉजी के लिए एक अलग चैप्टर है, उसकी जो रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग चैप्टर है, उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग चैप्टर है। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ाया गया है। तो वही जैसे आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था वैसे ही आपको एंजियोस्पर्म पढ़ना है। बस आपको ये करना है कि जहाँ जिम्नोस्पर्म में सारी चीज़ें हमने एक यूनिट में पढ़ी थी, यहाँ पे चीज़ों को हम लोग अलग अलग यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म आता है कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सैप्रोफाइटिक इन नेचर। किस नेचर के होते हैं, सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। सैप्रोफाइटिक नेचर का मतलब क्या कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड्स होती है। वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। और इनका जो हैप्लॉइड पार्ट होता है, इनका जो गैमेटोफिटिक पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है और स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जब हमने एम्ब्रियोलॉजी वाली यूनिट देखी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से मेगास्पोर जो मदर सेल्स थी वहाँ से मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था और वो आगे चल के एम्ब्रियो सैक बना रहा था जो कि गैमेटोफाइटिक स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो कितना छोटा सा वो स्टेज था और कितने कम समय के लिए था। तुरंत एक सेल्स बनता है और उसका फ्यूजन जब होता है तो जाइगोट बन जाते हैं, फिर से वो गैमेटोफाइटिक फेज फिर से जो है स्पोरोफाइटिक फेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब कि मेन जो फेज होता है वो क्या होता है, स्पोरोफाइटिक फेज होता है। और स्पोरोफाइटिक होने के साथ साथ इसके लाइफ की दो फेजेस होती हैं। इसके लाइफ में दो इंपॉर्टेंट फेजेस होती हैं। पहला क्या होता है, वेजिटेटिव फेज, और दूसरा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज। पहला क्या होता है, वेजिटेटिव फेज, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं काइक, मतलब कि वेजिटेटिव को कहते हैं काइक, और जो है हमारा रिप्रोडक्टिव मतलब कि जो जनन वाला समय है, जो नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ का जो एज है उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, और जो एज जो रिप्रोडक्शन का होता है, जहाँ पे फ्लावर बनते हैं, जहाँ पे पॉलिनेशन होता है, जहाँ पे सीड बनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप ह्यूमंस का भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जैसे ह्यूमन का जब बर्थ होता है उसके बाद उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी जो भी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक एज के बाद 12 से 15 साल के बाद लड़का या लड़की वो इतने मैच्योर हो जाते हैं, उनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो मैच्योर हो जाते हैं प्रॉपर। अब उनकी वेजिटेटिव फेज किस फेज में कन्वर्ट जाती है, उनकी वेजिटेटिव फेज कन्वर्ट जाती है रिप्रोडक्टिव फेज में। अब वो उनका जो गैमेट्स बनने का स्टार्ट है, फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन, पहला मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है कि अब ये वेजिटेटिव फेज में एंटर कर चुकी हैं। उसी तरीके से किसी प्लांट में फ्लावर का बनना उसके वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाने का एक साइन है। मतलब फ्लावर का होना या फ्लावर का बनना ट्रांजिशन स्टेज को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ अब ये प्लांट जो है ये अपने वेजिटेटिव फेज से अपने रिप्रोडक्टिव फेज में जा चुका है, ठीक है। फ्लावर का बनना, क्योंकि ये वही ऑर्गन है जो कि आगे चल के इनके वेजिटेटिव इनके रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है या रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। दिया है यहाँ पे कि इसका जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है उसके पास क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। मेनली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है वेजिटेटिव पार्ट्स के पास, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। स्टेम पे फिर लीफ के ही कुछ मॉडिफिकेशन कहा जाता है कि लीफ के ही मॉडिफिकेशन आगे चल के फ्लावर्स वगैरह बनते हैं। तो मेनली क्या चीज़ें होती हैं, रूट होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन ये मेन चीज़ें हैं। उसके बाद दिया है कि जो रूट सिस्टम है, रूट कलेक्टिवली कॉल्ड रूट सिस्टम। रूट को कलेक्टिवली कहा जाता है रूट सिस्टम। कैसे कलेक्टिवली, चाहे वो रूट टैप रूट हो, एडवेंटिशियस रूट हो, प्राइमरी रूट हो, सेकेंडरी रूट हो, टर्सरी रूट हो, किसी भी तरीके का जो रूट होता है उसका कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये रूट सिस्टम है। और ये वाला जो हिस्सा है ये जमीन के अंदर पाया जाता है, बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है स्टेम विथ लीफ ब्रांचेस कॉल्ड शूट सिस्टम। जो हमारा स्टेम होता है उनको लीफ के साथ और ब्रांचेस के साथ हम लोग क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। और ये जो सिस्टम होता है ये ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। ये सारी चीजें मुझे पता है कि आपको पता है कि क्या होता है शूट सिस्टम, क्या होता है रूट सिस्टम, क्या होता है वेजिटेटिव फेज, क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज, आपको पता है। लेकिन मेरा क्या काम है कि मैं आपको जीरो से स्टार्ट करके जो एडवांस लेवल है, जहां तक आपके एग्जाम में आपको जरूरी है वहां तक आपको बताऊं। तो यहाँ पे इतनी भी बातें समझ में आए, क्या होता है रूट सिस्टम, क्या होता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का मतलब स्टेम विथ लीफ इज कॉल्ड अ शूट सिस्टम, और ये क्या होता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दिया है फ्लावर फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिशन फेज ऑफ वेजिटेटिव
वेजिटेटिव फेज इनटू रिप्रोडक्टिव फेज। फ्लावर का बनना एक ट्रांजिशन है, मतलब परिवर्तित है, परिवर्तन होना है क्या, वेजिटेटिव फेज का रिप्रोडक्टिव फेज में। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इज अ ट्रांजिशन ऑफ द वेजिटेटिव फेज इनटू रिप्रोडक्टिव फेज। बात समझ में आई कि जो फ्लावर का फॉर्मेशन होना है ये वेजिटेटिव फेज को रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट करता है। अब हम एक फिगर लेके आए हैं जिसमें हमने प्लांट के पार्ट्स को दिखाया है। इस प्लांट के पार्ट्स को एक बार समझते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे देखिए एक साइड से स्टार्ट करते हैं, इसको डिनोट किया गया है फ्लावर। ये क्या है, फ्लावर है। फ्लावर है तो फ्लावर का क्या काम है, ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है ये, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, फ्लावर में मेनली 4 रोल्स होते हैं। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास, कैलिक्स होता है, हमारे पास कोरोला होता है, हमारे पास एंड्रोशियम होता है, हमारे पास गाइनोशियम होता है। हमारे पास नहीं, मतलब हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वहां पे ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से ये दोनों रोल जो है, जो कैलिक्स और कोरोला है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, एसेसरी रोल्स हैं। और वहीं पे जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये एसेंशियल रोल्स है, और यहाँ से ही फर्टिलाइजेशन या यहीं से जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो यहीं से होती है। नेक्स्ट में जो वर्ड है वो है फ्रूट। नेक्स्ट में जो वर्ड है वो है फ्रूट। इस तरीके से यहाँ पे फ्रूट दिखाया गया है, और ये जो प्लांट है ये टोमेटो का प्लांट है। तो फ्लावर है, फ्लावर में मेल गैमेट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में फीमेल गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट्स जो है वो आगे जाके फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करेंगे। फ्यूजन के बाद वहां पे बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट आगे चल के क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और उस एम्ब्रियो के चारों तरफ जो एम्ब्रियो है वो बाद में सीड बनेगा, मतलब ओव्यूल जो है वो सीड बनेगा। ओव्यूल की कवरिंग जो है वो सीड कोट बनेगा, और जो ओवरी की कवरिंग है वो क्या बनेगी, फ्रूट वॉल बनेगी। तो इस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये भी प्लांट का एक पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज को डिनोट करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लीफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, लीफ। लीफ क्या है, पत्ती जिसे कहते हैं। और ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है। क्या है, फोटोसिंथेटिक पार्ट है। ये ऑटोट्रोफिक नेचर का प्लांट, मतलब प्लांट ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस होता है वो लीफ से होता है। क्यों लीफ से होते हैं, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और इसकी प्रेजेंस की वजह से ये क्या कर सकते हैं, ये सनलाइट को केमिकल लाइट में, मतलब आप कह सकते हैं कि जो लाइट की एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, बर्ड्स हैं। जैसे कि हमारे जो लीफ होता है, जैसे आपने कभी अगर प्लांट ऐसे ध्यान से देखा होगा कोई प्लांट, तो यहाँ से अगर मान लीजिए लीफ निकली हुई है, यहाँ से अगर लीफ निकली हुई है, तो इस लीफ के क्या होता है, यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखाई देंगे। यहाँ पे छोटा सा कुभार दिखाई देगा, कभी कभी वहां से छोटी सी पत्ती भी निकल जाती है। अगर आपने पपीते का प्लांट बहुत ध्यान से देखा है तो कभी कभी ऐसे पत्ती निकली रहती है, वहां से जो एक्सिलरी उनका बर्ड्स होता है वहां से छोटी छोटी पत्तियां निकली रहती हैं, तो ये बर्ड्स होते हैं। इन्हीं बर्ड्स से आगे चल के ब्रांचेस वगैरह बनती हैं। इन्हीं बर्ड से आगे चल के जो है कि फ्रूट्स वगैरह, मतलब कि यही बर्ड से जो है कि इलेक्ट्रल जो ग्रोथेस होती हैं वो इसी बर्ड से होती हैं। नेक्स्ट में क्या है, स्टेम। स्टेम क्या है, ये वो वाला पार्ट है जिसके ऊपर लीफ, फ्रूट, बर्ड्स, ये सारी चीजें अलग ही होती हैं। ये कुछ पौधों में स्ट्रॉन्ग होता है, कहीं वीक होता है। ये अकॉर्डिंग टू जो है कि प्लांट कैसा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। और ये यहाँ पे देखिए एक चीज प्रेजेंट है, नोट्स एंड इंटरनोट्स। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया कि क्या होता है नोट्स और क्या होता है इंटरनोट्स। लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है या फिर आपने नहीं देखा तो एक बार अपने दिमाग में बांस का पेड़ अपने दिमाग में इमेजिन करिए, उससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। बांस जिसे हम लोग बैम्बू कहते हैं, बैम्बूसा इसका बॉटनिकल नेम है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं, ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं। अगर बांस नहीं देखा तो सुगर केन तो देखा होगा, तो उसमें भी ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ तक बिल्कुल चिकना होता है, ये वाला जो एरिया होता है बहुत चिकना होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा उभार होता है, गांठ होता है, और यहाँ से जो है अगर बांस देखा होगा तो यहाँ से पतली पतली जो है बांस की टहनियां निकलती हैं, जिसे शॉर्ट में या गांव में कईन कहते हैं। हम लोगों के यहाँ उसको कईन कहते हैं। और इसका यूज जो है कि जो टोकरी वगैरह होती है या कुछ ऐसे चीजें बनती हैं जो इस वाले पार्ट से बनती हैं। तो
क्या है कि ये यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर आप नीचे देखेंगे तो आपको एकदम चिकना पार्ट दिखेगा, फिर यहाँ पे ऐसे गांठ जैसा दिखेगा, और वहीं गांठ से ही सिर्फ और सिर्फ जो लेटरल ब्रांचेस है वो निकलेंगी। जो स्मूथ वाला पार्ट है वहां से कभी लेटरल ब्रांचेस नहीं निकलती। तो ये जो स्मूथ वाला पार्ट है इसे कहते हैं इंटरनोड। ये जो स्मूथ वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनोड, इंटरनोड्स। और यहाँ पे ये जो गांठ वाला रीजन है इसे हम लोग कहते हैं नोड, इसे हम लोग कहते हैं नोड। तो नोड और इंटरनोड क्या होता है, जब स्टेम में क्या होता है, कुछ डिविजन्स होते हैं, दो नोड्स के बीच में एक इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है, और हमेशा जो लेटरल ब्रांचेस होती है उनका फॉर्मेशन नोड से होता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या है कि ये सारा पार्ट, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे बर्ड हो, चाहे स्टेम हो, चाहे नोड्स हो, चाहे इंटरनोड्स हो, ये सारे मिलके कलेक्टिवली कहलाते हैं सूट सिस्टम। ये क्या कहलाते हैं, कलेक्टिवली सूट सिस्टम। बहुत टाइम में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सूट सिस्टम और स्टेम में क्या डिफरेंस है। स्टेम सिर्फ ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर ये सारी चीजें लगी हैं, लेकिन अबव द ग्राउंड लेवल जो भी चीजें प्रेजेंट हैं ऑन द स्टेम, उन सारी चीजों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं सूट सिस्टम। आप इन शॉर्ट में कह सकते हैं स्टेम विथ लीफ एंड फ्लावर्स या स्टेम विथ लीफ एंड ब्रांचेस इज कॉल्ड द सूट सिस्टम। अब हम बात करते हैं रूट सिस्टम के बारे में। ये है ग्राउंड लेवल के नीचे वाली चीजें हैं, ग्राउंड लेवल के नीचे की चीजें। इनका फॉर्मेशन होता है रेडिकल से। सीड की स्टडी जब आप करेंगे तो सीड में आपको दो हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, एक होता है रेडिकल, दूसरा होता है प्लिन्यूल। मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी वाली क्लास में बताया था। रेडिकल वो वाला हिस्सा है जहां से आगे चल के रूट का फॉर्मेशन होता है, और प्लिन्यूल जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो आगे चल के किस चीज का फॉर्मेशन करता है, सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रूट जो है ये क्या है, प्राइमरी रूट होते हैं, सेकेंडरी रूट होते हैं, टर्शरी रूट्स होते हैं। इसका क्या मतलब है कि सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई सीड था, इस तरीके से कौन सा सीड होता है, मान लीजिए कि ऐसा कोई हमारे पास सीड था। इस सीड से यहाँ से रेडिकल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, और ये रेडिकल आगे चल के रूट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये रूट जो बनता है वो एक ऐसे डीप रूट जाता है, ऐसे मान लो कि एक डीप रूट जा रहा है, वो जो कि रेडिकल से डायरेक्ट ओरिजिनेट हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट्स। इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी रूट से इसकी जब ब्रांचेस निकलती हैं, मान लो कि प्राइमरी रूट से यहाँ से ऐसे ब्रांचेस निकली, प्राइमरी रूट से यहाँ से ऐसे ब्रांचेस निकली हैं, तो ये जो ब्रांचेस होती हैं इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट्स। अब सेकेंडरी रूट से भी कभी कभी ब्रांचेस निकलती हैं। मान लो कि ये सेकेंडरी रूट्स है, यहाँ से इस तरीके से ब्रांचेस निकल गई, यहाँ से ऐसे निकल गई, यहाँ से ऐसे निकल गई, तो इसे हम लोग कहते हैं टर्शरी रूट्स। तो ये होता है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स। आपने अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो हम वहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, और लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, ब्रोंकस। तो वो क्या है कि जब पाइप एक से दूसरे हिस्से में टूटती है तो उसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद वो जब ब्रांचिंग होती है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी, वो फिर आगे ब्रांचिंग होती है उसे कहते हैं टर्शरी। तो उसी तरीके से जब हमारा जो मेन रूट है उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी, उससे जो ब्रांचेस निकल रहे उसे कहेंगे सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो ब्रांचेस निकलेंगे उसे कहेंगे टर्शरी। बात समझ में आ गई कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या, आगे हम लोग देखेंगे फॉर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स। कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसके हिसाब से हम एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करते हैं। उनका कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे वो उनमें न्यूट्रिशन कैसा है, कौन सा ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में भी क्या वो फोटोट्रॉफिक है या कीमोट्रॉफिक है, उसके बाद जो है कि क्या उनमें वो हेट्रोट्रॉफिक है, अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो उनमें किस तरीके का उनका न्यूट्रिशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद अगर वो कितने साल तक एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, क्या वो उनकी लाइफ साइकिल 1 साल में ख़त्म होती है, 1 साल से कम में ख़त्म होती है, 2 साल में ख़त्म होती है, बहुत ज़्यादा साल्स वो पेरिनियल्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी आयु उनकी होती है, या फिर उनकी हाइट के हिसाब से कि उनके पास वुड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उनकी हाइट कैसी है, उनका जो ब्रांचिंग का पैटर्न है वो कैसा है, इन सब बेसिक के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं किसका, एंजियोस्पर्म्स का। पहले हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इस तरीके से रिवाइज और रिकैप कर दूंगी कि आई एम श्योर कि आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म ऑफ एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म। वास्ट वेराइटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज प्रेजेंट एंड ही इज नाउ क्लासिफाइड एज फॉलोज। यहाँ पे नाउ क्लासिफाइड एज फॉलोज होगा। तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन हम लोग आने वाले जो स्लाइडर्स पे करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म्स, किस फॉर्म में हमारे एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। फॉर्म्स का मतलब क्या है कि क्या वो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं या वो छोटी छोटी घासें होती हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। जैसे आपने वो बहुत बार वर्ड सुना होगा कि इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, इस फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली श्रब्स होते हैं, या फिर इसमें जो है हार्ड वुडी जो है ट्रीज देखने को मिलते हैं। इस स्पीसीज में इस फैमिली में आपको कोनिकल प्लांट देखने को मिलते हैं, कोनिकल ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, जब हम लोग फॉर्म के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स क्या होता है, दिस आर द प्लांट विच आर नॉन वुडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये नॉन वुडी होते हैं, इनका पूरी बॉडी जो होती है वो ग्रीन होती है, वो फोटोसिंथेटिक होती है, इसमें कोई भी लकड़ी जैसा हिस्सा नहीं होता है। तो इनकी बॉडी नॉन वुडी होती है और इनका एरियल पार्ट जो है वो परसिस्टेंट स्टेम्स नहीं होता। एंड इनकी जो स्टेम होती है ये क्या होती है, डेलिकेट होती है, ग्रीन होती है। मतलब आपको सिंपली ये कहा गया है कि जो हर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये नॉन वुडी होते हैं। आपको ऊपर से क्या क्या चीजें नोट करनी है वो मैं बता रही हूँ। वो नॉन वुडी होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनके पास जो है कि इनका जो कंप्लीट बॉडी होती है, कंप्लीट बॉडी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। कंप्लीट बॉडी क्या होती है, ग्रीन होती है। और कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है, जो भी आपने वीट देखा है, वीट का प्लांट देखा है, राइस का प्लांट देखा है, वीट और राइस के साथ साथ जो पालक होती है, जो साग होती हैं, उन सारे जो प्लांट्स के जो आप देखेंगे तो वो एक तरीके के हर्ब्स होते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास वुड प्रेजेंट होता है, उनकी बॉडी स्मॉल साइज होती है, कंप्लीटली ग्रीन होती है, कोई भी ऐसा हार्डली सबस्टेंट इनके पास या हार्ड मटेरियल या हार्ड प्रकार की सेल्स नहीं होती जिनको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट दे। तो ये फीचर्स है किसका, हर्ब्स का। लास्ट में दिया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो बनाना है, बनाना जिसे कहते हैं वो क्या है, वो लार्जेस्ट पेरिनियल हर्ब्स है। लार्जेस्ट पेरिनियल हर्ब्स है। पेरिनियल्स का मतलब क्या कि वो 1 साल से ज़्यादा साल से, मतलब 2 साल से ज़्यादा साल तक वो एग्जिस्ट कर सकता है। लार्जेस्ट हर्ब्स है, क्योंकि देखिए आप अगर पपीते का इमेज अपने दिमाग में इमेजिन करिए तो वहाँ पे भी क्या दिखता है आपको, ना तो वहाँ पे वुडी पार्ट दिखता है, क्योंकि उसकी जो स्टेम होती है उसे फाल्स स्टेम कहते हैं। उसे अगर आप कट करेंगे तो उसके अंदर भी आपको लीफ जैसा या जैसा जाली जाली जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो वो नॉन वुडी होते हैं। नॉन वुडी के साथ साथ उनकी कंप्लीट बॉडी ग्रीन कलर की होती है और उनके पास कोई ऐसा कंपाउंड या कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करे, मैकेनिकल जो सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो ये है क्या, हर्ब्स। हर्ब्स के बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो है श्रब्स। मतलब अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे यहाँ पे जो है कि वुडी पार्ट का होना बढ़ेगा। तो हर्ब्स में क्या, श्रब्स में क्या होता है कि ये वुडी पार्ट होते हैं, इनके पास जो है कुछ वुडी पार्ट्स होते हैं और इनकी ब्रांचेज जो होती है वो ग्राउंड लेवल के काफ़ी नज़दीक होती हैं। मतलब कि ये जो मान लो कि हमारे पास अगर कोई श्रब्स है तो ये श्रब्स का ये जो स्टेम है वो क्या होगा, वुडी होगा। स्टेम का जो श्रब्स का जो स्टेम होगा वो वुडी होगा। लेकिन इनकी जो ब्रांचिंग होती है, इनकी क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, ये बहुत डेंस होती है और डेंस होने के साथ साथ क्या होती है, ग्राउंड लेवल के नज़दीक होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई इनकी नहीं होती है। तो इसे कहते हैं हम लोग श्रब्स। श्रब्स में किसका एग्जाम्पल आता है, जैसे आपने देखा होगा रोज़ देखा होगा, आपने जो है नींबू वगैरह देखी होंगे, तो ये सारे जो है श्रब्स में आते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वुडी स्टेम भी होता है और इनके साथ वुडी स्टेम के साथ साथ इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा तो होती है लेकिन उनकी एक हाइट नहीं होती प्रॉपर, वो एक लिमिटेड हाइट में अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग श्रब्स कहते हैं। ठीक है। लास्ट में जो सबसे कॉम्प्लेक्स तरीका है उसे हम लोग कहते हैं ट्री। जो सबसे कॉम्प्लेक्स तरीका है उसे हम लोग कहते हैं ट्री।
ट्री में क्या होता है कि इसकी कंप्लीट बॉडी जो है उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट होता है, वुड का जो अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो सम हाइट्स पे होती है, मतलब ऊंचाई पे भी हो सकती हैं। नेक्स्ट में दिया है, और इनके जो ट्रम्प होते हैं वो काफ़ी डेवलप होते हैं एंड डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनके जो ट्रम्प मतलब कि जो उनका वो पत्ती वाला जो पूरा घेर रहता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि इसकी भी प्लांट की बहुत ज़्यादा कैनोपी है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो ट्रीज भी डिफरेंट तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू उनके जो ट्रंक हैं, उनके ओरिएंटेशन के हिसाब से ट्रीज भी कई तरीके के होते हैं। पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है एक्सकरेंट या कोनिकल। एक्सकरेंट या कोनिकल, ये कोनिकल क्या है, ये जो प्लांट होते हैं इनकी कैनोपी कुछ इस तरीके से होती है कि ये कोनिकल शेप के होते हैं। इनका बेसल रीजन जो है वो थिक होता है और एपिकल रीजन क्या होता है, थिनर होता है या टैपरिंग पोर्शन होता है। मतलब कि आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर आपने स्कूल में कभी क्रिसमस ट्री बनाया होगा इस तरीके से, तो आप वही वाला ट्री यहाँ पे समझ सकते हैं। हालांकि मुझे तो आता नहीं है बनाने, बट आई ट्राई। ठीक है, समथिंग ऐसा है। तो ये क्या है, कोनिकल है। नीचे की चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बेस इनकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये नीचे इनका बेस ज़्यादा रहेगा और ऊपर जो है वो कम होता जाएगा। मैं आपको फिगर ऐड करके लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो सेकंड वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए कि ये जो एरिया है ये जो है क्या है, कोनिकल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे एक्सकरेंट टाइप ऑफ द ट्रीज कहते हैं। नीचे का बेस जो है वो ब्रॉड होता है और ऊपर का जो साइड होता है वो टैपरिंग इन होता है, तो इसे कहते हैं एक्सकरेंट। और ऐसा जो है कि हमें देखने को मिलता है जो पहाड़ी इलाकों के प्लांट्स होते हैं या जो कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उनमें आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो क्रिसमस ट्री सजाया जाता है क्रिसमस डे के दिन, वो भी कुछ इसी शेप का होता है। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है एक्सकरेंट या कोनिकल का, जैसे कि पाइनस और एरियोकारिया। एरियोकारिया उसी प्लांट को कहते हैं जिसका क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे कॉर्डेट है जिसे हम पाम लाइक ट्रीज कहते हैं या फिर इसे हम लोग कॉलुमुलर ट्रीज कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट जो प्लांट होता है उस पर कोई लीफ नहीं होंगी। इनका जो हेड होता है, जो प्लांट का जो हेड होता है, यहाँ पे बंच में या ग्रुप्स में क्या होंगी, लीव्स अरेंज होंगी। और ये लीव्स क्या, ऐसे जो ट्रीज होते हैं हम लोग कहते हैं पाम ट्री। मतलब ये जो स्टेम्स, ये जो डंडन निकली है इसमें क्या होंगे, लीव्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं पाम ट्री। पाम ट्री आपने अपने इलाके में बहुत सारे ऐसे पाम ट्री देखेंगे। आज के टाइम पर डेकोरेटिव प्लांट की तरह इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हर गार्डन में, रेस्टोरेंट्स में या फिर कहीं भी लॉन्स वगैरह में भी इसका यूज़ काफ़ी हद तक किया जाता है। साइकस, मैंने आपको बताया था ना कि साइकस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है और इसका भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो साइकस भी एक प्रकार का पाम का ही एग्जाम्पल है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो नारियल वगैरह के प्लांट होते हैं वो भी इसी तरीके के प्लांट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काउडेड प्लांट कहते हैं या फिर पाम लाइक प्लांट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको पेन लेके दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेम है, जो कंप्लीट स्टेम है, यहाँ पे कोई लीफ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनका जो क्राउन वाला एरिया है यहाँ पे मल्टीपल लीफ इस तरीके से अरेंज है। इस तरीके से मल्टीपल लीफ यहाँ पे अरेंज है और इसे हम लोग कहते हैं पाम ट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो ट्री है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है डिकरेंट या डेलिक्वेंट प्लांट्स। ड्यू टू डेथ ऑफ द एपिकल बर्ड आफ्टर सम टाइम लेटरल ब्रांचेस आफ्टर सम टाइम सब ब्रांचेज जो होती हैं, लेटरल ब्रांचेज जो होती है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं और ये सभी एरिया में डिस्पर्स हो जाती है, सभी डायरेक्शन में डिस्पर्स होती हैं। इसे कहते हैं डिकरेंट या डेलिक्वेंट प्लांट्स। आपने नॉर्मली जो आम वगैरह के पौधे देखे होंगे, जो बरगद वगैरह के पौधे देखेंगे, उसमें क्या है कि जो ग्रोथ होती है वो एपिकल ना होकर साइड साइड में ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इनकी जो एपिकल सेल्स हैं वो क्या है, वो डिजनरेट हो गई हैं और इस तरीके से यहाँ पे जो है कि बहुत ज़्यादा हर डायरेक्शन में जो लेटरल ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे प्लांट को कहते हैं डिकरेंट या डेलिक्वेंट प्लांट। ठीक है, लास्ट में जो आपका लास्ट वन है ट्री का टाइप, उसे कहते हैं हम लोग क्या, क्लम्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लम्स कहते हैं। क्लम्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके नोड्स जो होते हैं वो जो सॉलिड्स होते हैं, इनके जो नोड होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। और इनके जो इंटर नोड्स होती हैं, इनकी क्या इंटर नोड जो होती है, इंटर नोड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो जो है हॉलो होती हैं। इनकी एंटर नोड्स क्या होती हैं, वो हॉलो होती हैं।
ठीक है। तो नोड्स क्या है, सॉलिड होते हैं और इंटर नोड्स क्या होती है, हॉलो होती हैं। दिया क्या है, इन दीज प्लांट स्टेम इज वेरी क्लियर नोड्स, जो स्टेम होते हैं इनके पास बहुत क्लियर नोड्स होते हैं एंड इंटर नोड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत क्लियर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। हियर नोड्स आर सॉलिड्स, यहाँ पे नोड्स होगा, हियर नोड्स और सॉलिड्स एंड इंटर नोड्स आर जनरली जो है कि हॉलो होती हैं। यहाँ पे इंटर नोड्स जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, हॉलो होती हैं। ये पीपीटी में काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंटिंग हो गया है, जो कि मेरी गलती से ही हुआ होगा, मैंने रीचेक नहीं किया है, इसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो क्लम्स होते हैं वहाँ पे बहुत क्लियरली नोड्स और इंटर नोड्स विजिबल होते हैं। उसके साथ साथ जो नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, और जो इंटर नोड्स होती है वो हॉलो होती है। आपको एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस या जो है कि पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली कौन सी फैमिली है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, वीट के बारे में, जो है राइस के बारे में, बैम्बू के बारे में, शुगर केन के बारे में। ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होता है, ये होते हैं आपके क्लम्स वाले प्लांट्स। मतलब कि यहाँ पे जो नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं वो काफ़ी क्लियरली विजिबल होते हैं। नोड्स में नोड्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं और इंटर नोड्स क्या होते हैं, वो खोखले होते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि क्या खोखला होता है, क्या वैसा होता है, तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले गाँव में पंखी जो बनाई जाती थी, जिसे बेना कहते थे, उसमें क्या करते थे कि जो पतली वाली बैम्बू होती थी उसको कट कर लेते थे। जैसे कि मान लो इस तरीके से बैम्बू है हमारे पास, आप लोग अगर गांव इलाके से थोड़ा सा भी बिलोंग करते होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से बैम्बू रहता था। तो लोग क्या करते थे कि मान लो कि यहाँ से बैम्बू को कट कर लिया, यहाँ से बैम्बू को कट कर लिया, तो ये इतना हिस्सा इनको मिल गया और इसके सेंटर में क्या है, ये है हॉलो स्पेस। क्या है ये, हॉलो स्पेस। क्यों हॉलो है, क्योंकि ये इंटरनोड्स है। तो इंटरनोड्स हॉलो होता है किसमें, क्लम्स में। तो ये हॉलो वाला जो इंटरनोड था, इसको ये लोग क्या करते थे कि बांस की एक पत्ती सी डंडी काटते थे, जिसके नीचे यहाँ पे नोड्स के पास में क्या होता था, गांठ होता था, और इसके अंदर ये रेड वाला जो इन्होंने काट के रखा था उसको ऐसा फिल कर देते थे, उसको ऐसे यहाँ पे डाल देते थे। और उसके बाद यहाँ पे जो है प्रॉपर इस तरीके से कपड़ा वगैरह लगा के उसमें फिर खूब सुंदर सा जो है कि पंखी बना देते थे। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इंटरनोड्स खाली था तभी तो उसको किसी डंडी में डाला जा सका था। तो क्लम्स क्या होते हैं, वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या नहीं होते, जिनका क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स काफ़ी अच्छे से डिस्टिंग्विश होते हैं, विजिबल होते हैं। नोड्स क्या होता है, नोड्स हमारे पास सॉलिड होता है और वहीं पे इंटरनोड्स क्या होते हैं, वो हॉलो होते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम लोग चलते हैं किसी और बेसिक के ऊपर, जो है कि जिसके हिसाब से हम लोगों ने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। ये क्या तरीका था, ये तरीका था आपके फॉर्म्स के हिसाब से कि प्लांट का फॉर्म कौन सा है, उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया। तो हमने देखा कि हमारे जो प्लांट है उसमें श्रब्स है, हर्ब्स मतलब हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज हैं। ट्रीज में भी हमारे पास कोनिकल ट्रीज थे, पाम ट्रीज थे, उसके बाद हमारे पास डिकरेंट ट्रीज थे, मतलब जो कि हमारे पास आम वगैरह के एग्जाम्पल है, और लास्ट में हमारे पास क्लम्स थे। ये हो गया हमारे पास फॉर्म के बेसिस पे प्लांट का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन है एंजियोस्पर्मिक के लाइफ स्पैन के बेसिक पे, कि वो 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, 2 साल में कंप्लीट करता है, 4 साल में कंप्लीट करता है, 10 साल में कंप्लीट करता है। तो दिया है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन प्लांट आर फॉलोइंग टाइप। प्लांट कितने तरीके के होते हैं, फॉलोइंग तरीके से, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल सबसे पहला क्या, एनुअल, बाइनियल, और लास्ट में क्या, पेरिनियल। ठीक है। एनुअल का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि आपके एग्जाम में एनुअल फंक्शन होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं। तो एनुअल का क्या होता है, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। बाइनियल में बाई का मतलब क्या होता है, 2, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा विद इन 2 ईयर, विद इन 2 ईयर। और यहाँ पे पेरिनियल में पेरी का मतलब यहाँ पे हो जा रहा है पॉली, तो यहाँ पे जो है कि मल्टीपल ईयर्स की बात हो जाती है, मल्टीपल ईयर्स की बात होती है। तो अब इस बात से क्या समझ में आता है कि जो प्लांट्स पेरिनियल्स होंगे उनकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी, जो प्लांट्स बाइनियल होंगे उनकी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होगी, और जो प्लांट जो है कि पेरिनियल होंगे उनकी लाइफ साइकिल जो है वो मल्टीपल ईयर्स में कंप्लीट होगी। एनुअल मतलब 1, बाइनियल मतलब 2, पेरिनियल मतलब मल्टीपल। ठीक है, इसी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एनुअल प्लांट्स क्या है, एनुअल के साथ साथ एक और टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं इफहीमेरल।
इफेमेरल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल 2-4 हफ्तों में, 2-4 महीनों में खत्म हो जाती है, पूरा साल भी नहीं लगता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इफेमेरल प्लांट्स, और इसका एग्जांपल है आर्जीमिनॉन। और वहीं पे एनुअल प्लांट्स क्या है, ऐसे प्लांट, एनुअल प्लांट्स आर दोज प्लांट इन द लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्लांट कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड एनुअल प्लांट्स। क्या? द लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्लांट कंप्लीटेड विद इन अ ईयर, दैट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनुअल प्लांट्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गई। इफेमेरल प्लांट्स क्या है? द टाइप ऑफ प्लांट, द लाइफ साइकिल ऑफ दैट टाइप ऑफ प्लांट विच इज कंप्लीटेड विद इन 2 to 3 वीक्स या 2 to 3 मंथ इज कॉल्ड इफेमेरल प्लांट्स। मतलब ये साल भर बेचारे नहीं पहुंचते हैं, उसके पहले इनकी लाइफ साइकिल मतलब उगना, वेजिटेटिव होना, फ्लावरिंग होना, सीड प्रोडक्शन होना, सब कुछ हो जाता है विद इन 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, वहीं पे एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, इनका एक लाइफ साइकिल 1 साल का अप्रोक्सीमेटली होता है, और उसमें ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, राइस, व्हीट एटसेट्रा। जो राइस है, व्हीट है, मस्टर्ड है, ये एनुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। और वैसे तो अभी जो वेराइटीज आ चुकी हैं उन सब के हिसाब से अभी हम लोग 90 दिन में, 120 दिन में इन सब की प्रोडक्टिविटी कर ले रहे हैं, बट ऑन द जेनेटिकली ये जो है एनुअल प्लांट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट में हमारे पास जो मतलब जो टॉपिक है वो है बाइनियल। बाइनियल का मतलब वही सेम है कि यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होगी वो 2 ईयर में कंप्लीट होगी। जैसे कि अगर आपने रेडिस वगैरह की खेती की होगी, या फिर आपने कभी कैबेज वगैरह की, कॉलीफ्लावर वगैरह की खेती देखी होगी, तो आपने कभी उसके सीड्स नहीं देखे होंगे। जो मार्केट में आपको देखने को मिलता है रेडिस, वो क्या होता है? वो एक प्रकार का रूट होता है। जो आपको मार्केट में देखने को मिलता है जो है कि कैरेट, वो भी एक प्रकार का क्या है? रूट है। आपको जो कॉलीफ्लावर देखने को मिलता है वो एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। जो आपको कैबेज देखने को मिलता है वो एक प्रकार का जो है अरेंजमेंट ऑफ लीफ है। तो आपको इसका फ्लावर और फ्रूट तो देखने को मिलता नहीं। सलजम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? मॉडिफिकेशंस है, उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने कभी आपके खेत वगैरह में कभी रेडिस का जो रेडिस अगर मान लो लगा दिया है, इस तरीके से रेडिस मान लो लगा दिया, और रेडिस को आपने निकाला नहीं, उसको उखाड़ा नहीं, तो आप देखेंगे कि पहले सीजन में तो यहाँ पे क्या होगी? पहले सीजन में यहाँ पे क्या होंगे? इस तरीके से लीव्स मान लो बन गई, और लीव्स बनने के बाद ये रेडिस ऐसे रही होंगी। ठीक है, आपने इसको सेपरेट नहीं किया। आप देखेंगे कि जब इसका नेक्स्ट सीजन आएगा तो यहाँ से इस तरीके से जो है डंठी निकलेगी, इस तरीके से डंठल निकलेगी, और इस डंठल पे आपको सरसों के फ्लावर जैसा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? फ्लावर्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है उससे सीड का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है? ये आपका पहला वाला जो स्टेज था जिसमें हम लोग भोजन लेते हैं, जिसमें हम लोग इसकी रूट को एज ए न्यूट्रिशन यूज करते हैं, वो था इसका वेजिटेटिव फेज। और नेक्स्ट ईयर में आता है उसका जो है कि सेक्सुअल फेज। तो नॉर्मली किसानों को उसके वेजिटेटिव फेज से मतलब होता है लोग उसकी रूट्स खाते हैं, लेकिन जहाँ पे सीड का प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए आपको घर पे कैरेट बोना है, रेडिस बोना है, तो उसके सीड्स तो आते हैं मार्केट में ना, तो वो कहाँ से आते हैं? तो वो लोग क्या करते हैं? उसके सेकेंड ईयर का भी वेट करते हैं, और यहाँ पे सेकेंड ईयर में जो फ्लावर्स बनते हैं, उससे जो सीड्स बनते हैं, उसको कलेक्ट करके मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं बाइनियल, जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होती है। एग्जांपल क्या है? कैरेट, रेडिस और टर्निप, कैबेज एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट में हमारे पास है पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं? वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो है मल्टीपल ईयर्स में कंप्लीट होती है। जो है कि और इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे आम हो गया, तो आम आपको हर साल गर्मी में फल देके जाता है। जामुन हो गया, कटहल हो गया, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, ये सारे प्लांट्स कहलाते हैं पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स में भी 2 तरीका होता है। एक होता है पॉलीकार्पिक फ्लावर प्लांट, और दूसरा होता है मोनोकार्पिक। ये किस हिसाब से क्लासिफिकेशन है कि आपका जो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल में कितनी बार फ्रूटिंग करता है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है। तो जो पॉलीकार्पिक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉली मतलब मल्टीपल, तो ये मल्टीपल चांसेस में फ्लावर और फ्रूट को प्रोडक्शन करेगा। और वहीं पे जो मोनोकार्पिक है वो अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है कि फूड सीड या जो है फ्लावर का प्रोडक्शन करेगा। पॉलीकार्पिक के बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैंगो जो आपको मैं बता रही हूँ, जो आपको मल्टीपल आपको देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल होते हैं मोनोकार्पिक के। मोनोकार्पिक का मतलब ये कि वो बहुत लंबी एज को सर्वाइव करेंगे, बहुत लंबी एज को जिएंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन सिर्फ एक बार करेंगे, और रिप्रोडक्शन करने के बाद मोस्टली उनकी डेथ हो जाती है। तो आपको एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ बैम्बू का। किसका? बैम्बू का।
बैम्बू एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग सिर्फ और सिर्फ एक बार होती है। जैसे ही फ्लावरिंग होती है कहा जाता है कि उसके बाद बैम्बू की प्लांट की डेथ हो जाती है, मतलब जो इस एरिया में बैम्बू ग्रो होता है उसकी जो कोठी कही जाती है, उसका जो बेस होता है जहाँ पे उसके राइजोम्स होते हैं वो किल हो जाती है और यहाँ पे जो सीड का प्रोडक्शन होता है। तो मोनोकार्पिक होते हैं बैम्बूसा, जिसे बैम्बू कहते हैं, अगैव अमेरिकाना जिसे सेंचुरी प्लांट्स कहते हैं। तो ये प्लांट्स 100 माना जाता है कि ये 100 साल में जो है फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसको सेंचुरी प्लांट्स कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल है बाइनियल और पेरिनियल के। अब हमने देखा कि किस तरीके से उनके लाइफ स्पेन के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया था। अब लास्ट जो तरीका है यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, कि प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है कि जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है, मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स और जो है हेटेरोट्रॉफ्स, दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। मतलब कि मेनली जो प्लांट का नेचर होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। प्लांट्स क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अपना भोजन खुद बना पाते हैं। क्यों खुद बना पाते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, ये प्लांट की बात हो गई। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि कुछ प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कैसे होते हैं? क्या प्लांट कभी ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, या कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास किसी मिनरल्स की कमी होती है, जैसे आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ा था कि ये प्लांट क्या होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है उस एरिया में ग्रो करते हैं। तो इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करना पड़ता है। उनकी बॉडी से ये नाइट्रोजन को लेते हैं, ना कि ज़मीन से लेते, क्योंकि इनके ज़मीन में वो नाइट्रोजन नहीं था। तो इवोल्यूशन के टाइम पर ये चीज़ें उनके जेनेटिकली अडेप्ट हो चुकी हैं। अब अगर उस प्लांट को हम नाइट्रोजन रिच सॉइल में भी लगाते हैं तो वो यही तरीका अपनाएगा नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने का। कुछ प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। जैसे आपने एक प्लांट सुना होगा कस्कुटा, जिसे हम लोग कहते हैं अमरबेल। वाइट येलो सा होता है, ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, और वो कंप्लीट प्लांट को अगर कवर कर लेती हैं तो वो क्या होता है, कंप्लीट प्लांट सूख जाता है। क्योंकि इस प्लांट में ना तो फोटोसिंथेटिक फ्लावर्स होते हैं, ना रूट्स होता है, ना लीफ होता है, सिर्फ इस तरीके से पतली पतली जो है ब्रांचेस होती हैं, और ये पैरासिटिक की तरह बिहेव करती है। जिस प्लांट पे ग्रो होती है उस कंप्लीट प्लांट को डिस्ट्रक्ट कर देती है। ये है कुस्कुटा। तो ये पैरासाइटिक भी होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं विद द माइकोराइजा, या मतलब विद द फंगस या विद द एल्गी। तो ये एक प्रकार का भी क्या कह सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से दो तरीके के, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में क्या है कि उनके पास चाहे तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन नहीं होते, चाहे तो किसी और की वजह से वो क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन, उसमें जो है 4 तरीके हमने देखने को मिला। पहला क्या है, सैप्रोफाइटिक। दूसरा क्या है, पैरासाइटिक। तीसरा क्या है, सिम्बायोटिक। चौथा क्या है, इंसेक्टिवोरस। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट जो डेड एंड डिकोइंग मैटर का जो है डिपोजिशन कर सके, उनका डिकम्पोजिशन कर सके और वहां से अपना न्यूट्रिशन ले सके। पैरासिटिक प्लांट का क्या मतलब है कि ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे हम लोग पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। जैसे ऑर्चिड वगैरह हो गया, तो इसकी ऑर्चिड वगैरह की रूट्स में क्या होता है, वेलामेंट टिश्यूज होते हैं। ये वेलामेंट टिश्यू क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से जो है कि वाटर को रिटेन करते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्लांट को पेनिट्रेट करते हैं और उसके अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि इंसेक्ट को खा के अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। तो इन सारे टर्म्स का जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, आप सबको पता होगा। तो इसके साथ हम एंड करते हैं मॉर्फोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। कल की वीडियो से हम लोग रूट स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था किसके साथ, एंजियोस्पर्मिक मॉर्फोलॉजी के साथ, कि यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी होती है, प्लांट क्या होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, इसके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज होता है। वेजिटेटिव फेज में जो है उसके पास रूट, स्टेम और लीफ होती है। इसके पास 2 सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम।
फ्लैट जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेज होता है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट से कनेक्ट, मतलब वेजिटेटिव पार्ट को रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट करता है। ये प्लांट का हमने एक पार्ट देखा था। उसके बाद जो है कि हमने एंजियोस्पर्म्स के फॉर्म्स के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन देखा था कि किस टाइप के एंजियोस्पर्म्स का फॉर्म है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन में हमने हर्ब्स देखा था सबसे पहले। उसके बाद हमने स्ट्रब्स देखा था, फिर ट्रीज देखा था। ट्रीज में हमने डिफरेंट तरीके देखे थे। पहला हमने देखा था एक्सकरेंट या कोनिकल, दूसरा हमने देखा था पाम ट्रीज, तीसरा हमने देखा था डिकरेंट ट्रीज और लास्ट में हमने देखा था क्लम्स। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद लाइफ स्पेन के हिसाब से हमने प्लांट को क्लासिफाई किया। पहला हमने एनुअल्स प्लांट्स और एपिमेरल प्लांट्स का, जिसकी लाइफ साइकिल 1 ईयर्स की थी। बाइनियल्स में हमने देखा कि 2 ईयर्स की लाइफ साइकिल थी। पेरिनियल में हमने देखा कि मल्टीपल ईयर्स की लाइफ साइकिल थी। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हमने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात की, दूसरे बाद में हमने हेटरोट्रॉफिक के बारे में बात की। हेटरोट्रॉफिक में हमने सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और जो है कि इंसेक्टिवोरस के बारे में बात की। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन आज की वीडियो का। कल की वीडियो में हम रूट स्टार्ट करेंगे और मैं अपने साइड से अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों समझा सकूं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।